Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो अब हम बात करते हैं कैपिटल मार्केट की, और उससे पहले हम डिफाइन करते हैं शेयर्स। ठीक है, देखिए अगर आप शेयर्स खरीदते हैं ना तो ये दो तरीके के होते हैं। पहला जिसे हम कहते हैं इक्विटी शेयर, इक्विटी को ना ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है, और दूसरे जो शेयर्स होते हैं ना उनको बोला जाता है प्रेफरेंस शेयर्स। अब नॉर्मली प्रेफरेंशियल शेयर्स को ट्रेड नहीं किया जाता, क्योंकि थोड़ी देर में बताता हूं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इक्विटी और ऑर्डिनरी शेयर्स कौन से होते हैं। देखिए जो शेयर मार्केट में ना एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अब ये जो इक्विटी शेयर्स है ना, अगर हम इन्हें डिफाइन करें तो ये क्या होते हैं। अब ये जो इक्विटी शेयर्स होते हैं, अगर आप इन्हें खरीद लेते हैं तो खरीदते ही आप ओनर बन जाते हैं कंपनी में। ठीक है, तो इक्विटी शेयर क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ओनरशिप को। ठीक है, ये ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। कितनी ओनरशिप? जितने फ्रैक्शन में आपने शेयर्स खरीदे हैं। एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी के 100 करोड़ शेयर्स हैं मार्केट में और आपके पास 10 शेयर हैं, तो 100 करोड़ का 10 शेयर जितना भी फ्रैक्शन बनेगा वो आप ओनरशिप रिप्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी में। अब ओनर को कंपनी से अगर प्रॉफिट होगा तो वो मिलना चाहिए ना, और अगर लॉस हो गया तो भी ओनर का ही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बिलोंग्स टू द ओनर और शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। तो अब अगर आपने इक्विटी शेयर खरीदा है तो जो शेयर से प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी, उतने ही फ्रैक्शन में जितने का आपके पास ओनरशिप है। अब क्योंकि आप ओनर हैं कंपनी में, तो कंपनी में कोई मेजर चेंज हुआ तो मेजर चेंज में आपकी राय लेना इंपॉर्टेंट है या नहीं? नहीं है। आप ओनर हैं कंपनी के, और ओनर को ये राइट है कि वो अपनी राय दे सकता है। तो इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं ना, उनके पास वोटिंग राइट होता है। अब इस वोटिंग राइट का यूज कैसे करते हैं बताता हूं। अगर आप कभी भी शेयर खरीदेंगे ना और कंपनी की कोई भी मीटिंग होगी तो आपके पास एक मेल आता है, उस मेल में दिया जाता है कि आप इस टाइम पर वोट डाल सकते हैं, दिया जाता है। वही वोटिंग राइट है आपका, पर नॉर्मली डालता कोई नहीं है, ये बता देता हूँ। वो ठीक है, अब बड़ा अच्छा लगता है ना कि कंपनी हमसे पूछ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड टॉप ऑफ ऑल देखो, अगर ये कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, तो जो पैसा है ना शेयर होल्डर का, यानी जो पैसा इसने लगाया है वो नहीं मिलेगा। किसको? ऑनर को। इसको नहीं मिलेगा पैसा, ये डूब जाएगा। तो यहां पर कोई सवाल। अब बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर की। अब जो प्रेफरेंस शेयर होता है ना, इसको हाइब्रिड इक्विटी बोला जाता है। तो आप लोग सब जानते हैं हाइब्रिड किसे कहा जाता है, जिसमें दो क्वालिटी होती है, दो ट्रेड्स होती हैं। अब सबसे पहली तो चीज ये है कि प्रेफरेंशियल शेयर जो होता है ना, डेट और इक्विटी दोनों ही 50% होती हैं। इसमें दोनों ही 50-50% होती है, डेट और इक्विटी। अब इक्विटी क्यों होती है बता? मेरा सवाल ये है कि प्रेफरेंशियल जो शेयर्स होते हैं उसमें 50% डेट और 50% इक्विटी क्यों होता है? चल ठीक है, आधा जवाब, पर ये मेरा सवाल नहीं है। मेरा सवाल क्या है? इक्विटी क्यों है 50%? तो अब प्रेफरेंशियल शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं जिसमें इक्विटी और डेट दोनों 50% है। अब अगर आप किसी को डेट दे रहे हैं या डेट ले रहे हैं किसी से, मान लो आप बैंक एफडी में पैसा डालते हैं, तो बैंक के लिए तो आपका जो एफडी है वो डेट हो गया ना, तो बैंक आपको एक फिक्स रिटर्न दे रहा है। तो यहां पर अगर आप प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदते हैं तो आपका रिटर्न फिक्स्ड होता है, यानी यहां पे जो आपका रिटर्न है ना फिक्स्ड होता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर।
एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अब एक बात बताओ, यहां पर आपका रिटर्न फिक्स्ड है तो आप कंपनी के लिए क्या हो गए? ऑनर नहीं हो, क्रेडिटर हो। अब कंपनी क्रेडिटर से जब भी कोई मेजर डिसीजन लेगी तो क्या राय लेगी? नहीं लेगी ना। तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। पर ध्यान रखना, कंपनी एक्ट 2013 एक्ट में ये क्लॉज है कि अगर मैनेजमेंट चाहे तो प्रेफरेंशियल शेयर्स को वोटिंग राइट दे सकता है, कंडीशनल है। नॉर्मली दे डोंट एंजॉय द वोटिंग राइट इन द कंपनी, बट कंडीशनली इट इज पॉसिबल इफ मैनेजमेंट वांट्स, राइट। तो ये हो गया एक्सप्लेनेशन इस पॉइंट का। और फाइनली, अगर कंपनी हो जाती है इंसॉल्वेंट, देन इनका जो पैसा है वो पहले दिया जाएगा कंपनी के एसेट्स को बेचकर। अब दोबारा से मेरा सवाल ये है कि इक्विटी क्यों होती है यहां पर? आज तेरे को नई चीज सीखने को मिलेगी। अब बताता हूं तेरे को। इक्विटी का पोर्शन इसलिए डाला जाता है कि मान ले कि अगर एसेट बेचकर भी लाइबिलिटी को क्लियर नहीं किया जा रहा तो ओनरशिप तो दे सकते हैं। मान ले तेरे से कंपनी नहीं चल रही, हो सकता है मैं चला दूं, तो मैं बोलूंगा मुझे ओनरशिप दे दो। अब ओनरशिप के लिए इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा इक्विटी शेयर्स में। तो कन्वर्ट तो उसी को किया जा सकता है जब उसमें वो कंपोनेंट हो। इसीलिए वोडाफोन आइडिया के साथ क्या हुआ, जब बैंकरप्सी फाइल कर रही थी वो, तो सरकार ने क्या कहा, 25,000 करोड़ की हमें इक्विटी दे दो। तो जितने भी प्रेफरेंशियल शेयर्स थे उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो इसीलिए ये इक्विटी वाला कंपोनेंट दिया जाता है। ठीक है, ये नई लर्निंग है आप सबके लिए। तो अब ये बताइए जरा, यहां पर किसी का कोई सवाल है तो? आई होप सबको क्लियर है। देखो, क्रेडिटर तो आप हर उस बंदे के हो गए ना जिसे आपने पैसा दिया है ब्याज पे, उधारी। तो जो भी आप उधार पैसा दे रहे हो सामने वाले के लिए तो क्रेडिटर ही हुए। आप मुझे 100 रुपए दे दो, मेरे लिए क्रेडिटर हो गए आप। तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स को जो आप खरीद रहे हो, तो आप तो एज अ डेट इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो ना, क्योंकि आपका रिटर्न फिक्स्ड है। तो आप उस कंपनी के लिए क्या हो गए? क्रेडिटर हो गए। और बताइए, किसी का कोई सवाल है तो? हेलो जी बताएं। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि ये सर हाइब्रिड शेयर जैसे खरीदना हो पर्सनल किसी को, तो वो कैसे खरीद सकते? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। तो नॉर्मली देखो, जब भी कोई कंपनी का प्रेफरेंशियल शेयर्स इशू होता है ना, तो आप अपने ब्रोकर की मदद से इसे खरीद सकते हैं। ठीक है, आपका ब्रोकर दिला देता है, पर इसमें 1 शेयर 2 शेयर पॉसिबल नहीं होते, लॉट साइज में खरीदना होता है। एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10 लाख होती है इसमें। तो इसमें तुमने देखा होगा, तो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, डेट म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो खरीदते हैं यहाँ पे ज्यादातर। ठीक है, तो है हाइब्रिड शेयर खरीदने के लिए तो उसके लिए 10 लाख हाइब्रिड नहीं, आप उसे प्रेफरेंशियल शेयर्स बोलो, ज्यादा ठीक रहेगा। हाइब्रिड का तो बहुत और भी मतलब हो सकता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? हाँ, प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदने के लिए आप अपने ब्रोकर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंपनी ने इशू किया है, देख नॉर्मली तो ऐसा समझ ले कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो कंपनी तब इशू करती है जब कंपनी के पास स्कोप नहीं होता राइट इशू करने का, या कोई और स्कोप नहीं होता जिससे फंड रेज किया जा सकता है, तो कंपनी ऐसा करती है। पर कंपनी ऐसा करने के पीछे शॉर्ट टर्म डेट को रेज करना भी हो सकता है कई बार, कि कंपनी इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाह रही तो प्रेफरेंशियल शेयर इशू कर देगी। उसको पता है कि इस सिनेरियो में अगले 8 महीने में हम पैसा इन्फ्यूज करके पैसे से पैसा बना लेंगे। बहुत मैनेजमेंट के पॉलिसीज होती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है, उसमें किया जाता है। बट अगर कर दिया है कंपनी ने, तो ऑफ कोर्स कंपनी आपको एक महंगा डेट दे रही है, क्योंकि कंपनी अगर लोन लेगी तो मे बी इससे सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है, ये आपको
आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो एनीवेज आप चलते हैं हम आगे और अब बात करेंगे हम कैपिटल मार्केट की। अब देखो ये जो कैपिटल मार्केट है, अब देखो कैपिटल मार्केट को अगर हम डिफाइन करें ना तो ये दो मार्केट का कॉम्बिनेशन होता है, पहला प्राइमरी मार्केट और दूसरा सेकेंडरी मार्केट। अब मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपने आईपीओ के बारे में कभी सुना है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है सबको पता है? शाबाश। जब कंपनी लिस्ट होने के लिए अपने शेयर्स ऑफर करती है ना, वेरी गुड। अब ये जो प्राइमरी मार्केट है ना, ये ऐसी मार्केट है जहां पर एक अनलिस्टेड कंपनी लिस्ट होने के लिए आई है, ठीक है। और लिस्ट क्यों होना चाहती है? इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि जिन लोगों ने कंपनी की शुरुआत में पैसा कंपनी को दिया था, अब वो पैसा निकालना चाहते हैं कंपनी से, इसलिए आईपीओ लाया जा रहा है ताकि वो बड़ा पैसा निकाल सके कंपनी से। दूसरा रीजन कि कंपनी बड़ा बनने के लिए अपने शेयर्स को डाइल्यूट करना चाहती है, जिससे पैसे का यूज करके बड़ी बन जाए। ये दो रीजन मेन रीजन होते हैं किसी भी आईपीओ के आने के। और तीसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी डेट क्लियर करना चाहती है, तीसरा रीजन हो सकता है। अब सवाल यह है कि क्या कोई भी कंपनी आईपीओ ला सकती है? तो जवाब है नहीं, हर कंपनी आईपीओ नहीं ला सकती है। क्योंकि अगर हर कंपनी आईपीओ लाएगी तो कल को तुम और मैं भी आईपीओ ले आएंगे और बहुत करोड़पति बन जाएंगे। तो आईपीओ हर कोई नहीं ला सकता, पहली चीज तो ये समझनी है। पर आईपीओ ला कौन सकता है? तो उसके लिए ना सेबी ने एक नॉर्म्स बनाया है, एक नियम बनाया हुआ है, और उस नॉर्म्स में अगर कोई कंपनी फिट बैठती है वो कंपनी का आईपीओ ला सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो टर्नओवर हो सकता है, मिनिमम मार्केट कैप हो सकती है, और बहुत सारी चीजें और हो सकती हैं, जैसे ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी और बहुत सारी चीजें। तो मैं क्योंकि आपको ये आईपीओ का प्रोसेस पढ़ाने वाला हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग ये अज्यूम कर लें कि हम एक ऐसे ही हाइपोथेटिकली कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी टर्म एंड कंडीशन सारी पूरी हो चुकी है, तभी हम आईपीओ के प्रोसेस को पढ़ पाएंगे। तो आप ये मान लीजिए कि एक कंपनी है जो आईपीओ लाना चाहती है और वो सारी की सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करती है और वो आईपीओ ला रही है। तो अब आईपीओ को लाने के लिए ना एक प्रोसेस होता है जो कंपनी फॉलो करती है। देखिए, आप सब लोग स्टॉक मार्केट में सीखना चाहते थे तो आपने यहाँ पर एडमिशन लिया। एडमिशन में मैं आपका मेंटोर हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको ये बताऊंगा ना कि मार्केट में आप आगे की जर्नी कैसे तय करेंगे, ठीक है। तो एक कंपनी जो अपना आईपीओ ला रही है वो सिर्फ आईपीओ लाना चाहती है, जैसे तुम पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो। इसका आगे का प्रोसेस तुम्हें नहीं पता तो मैं बताऊंगा, और अगर आईपीओ लाना चाहते हो तो आईपीओ का प्रोसेस भी एक मेंटोर बताता है जिसको मर्चेंट बैंकर कहा जाता है। तो ये जो कंपनी है ना, ये XYZ कंपनी से नाम ले देते हैं, ये XYZ कंपनी को ना मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा। और ये मर्चेंट बैंकर कौन है? इसके लिए मेंटोर है। तो ये जो XYZ कंपनी है ना, ये क्या करेगी? ये हायर करेगी किसको? मर्चेंट बैंकर को। अब ये जो मर्चेंट बैंकर है ना, इसको हम इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोलते हैं, ठीक है, और लीड मैनेजर भी बोलते हैं। किसी भी नाम से इसको पुकार लो, बात एक ही है। तो अब ये जो मर्चेंट बैंकर है, ये क्या करता है? ये इसको एजुकेट करता है किसके बारे में? मार्केट नॉर्म्स के बारे में, ठीक है। किसको करता है? इस कंपनी को। तीसरी चीज, इसके लिए ये DRHP प्रिपेयर करता है। DRHP का मतलब होता है ड्राफ्ट ऑफ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसे प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ये प्रोस्पेक्टस कंपनी की जन्म कुंडली है, इसमें सारी डिटेल्स कंपनी के बारे में कंपनी क्या करती है, क्या करेगी, पैसे का क्या करती है, सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। अब ये DRHP बनाकर ना ये क्या करेगा? इसके लिए एक फीस चार्ज करेगा इन सभी कामों के लिए जो ये कर रहा है। तो मर्चेंट बैंकर की फी कितनी होती है? 1% टू 3% ऑफ टोटल आईपीओ साइज। इसका मतलब क्या है? मान लेते हैं आईपीओ 1000 करोड़ का है, तो 3% की फीस लगाई तो कितना हो गया? 30 करोड़ रुपए हो गए ना। ये मर्चेंट बैंकर की फीस है, इसलिए ये सारे काम करता है। अब ये जो DRHP है ना, इसको सेबी को भेजा जाएगा, ठीक है।
अब ये जो सेबी है आप सब लोग जानते हैं ना कौन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी स्टॉक मार्केट रेगुलेटर। ये इससे वेरीफाई करेगी किसको, डीआरएचपी को। तो डीआरएचपी को वेरीफाई कर देगी। अगर सेबी बोलती है कि ठीक है डीआरएचपी करेक्ट है, जो इन्फॉर्मेशन सेंड की गई है वो सारी करेक्ट है, तो आईपीओ वेरीफाइड हो जाएगा और आईपीओ अप्रूव हो जाएगा बाय सेबी।